ऑलराइट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। सन है 1872। अगर कॉन्ट्रैक्ट को जनरल वे में हम समझे, लेमन लैंग्वेज में, तो इसका क्या मतलब समझ आता है? अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्ट को, तो डेफिनेशन इसमें दे रखी है। जब हम डेफिनेशन पार्ट देखेंगे तो 2H में इसको परिभाषित कर रखा है। लेकिन अगर नॉर्मल अपन बातचीत वाली टर्म देखें तो वो क्या हो सकती है? तो इसको अगर जनरलाइज्ड वे में हम देखें तो हम इसको बोल सकते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन टू पार्टीज, और वो भी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मीटिंग ऑफ माइंड से मतलब है कि दो लोग आए, दोनों को एक दूसरे से कुछ काम हुआ। मान लीजिए ए को बी से काम है, मकान बनवाना है। बी को बदले में पैसे की जरूरत है, वो इससे पैसे लेता है। तो मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों के उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है, और जहां पे दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं वहां पे हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक, ये क्लियर? ये लेमन लैंग्वेज में इसका आशय हो जाता है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है वो इसीलिए करा गया है कि बीच में नेगोशिएशन की हमेशा स्टेजेस रहती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। प्रपोजल होता है, प्रपोजल के बाद में फिर नेगोशिएशन चलते हैं, काउंटर प्रपोजल्स होते हैं, फिर लास्ट में एक्सेप्टेंस आती है और वो कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होता है। ठीक, यहां तक क्लियर है? इसी को अगर दूसरे वे में देखें हम, तो इसको बोलेंगे हम बायलेटरल ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा? बायलेटरल साइड से होगा। बायलेटरल का मतलब होता है दो पार्टी। जब आगे इसके प्रोविजंस देखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, यूनिलेटरल और बायलेटरल की। हमेशा कॉन्ट्रैक्ट एक इंसान का खुद ही से नहीं होगा। ए कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से नहीं कर सकता, उसको बी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए बायलेटरल ट्रांजैक्शन। ठीक, अब अगर यहां पे बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की या कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, हमको 2H में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और वही डेफिनेशन हमारे काम की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बोला गया है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सके किसी भी कोर्ट में, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब इस भाषा को, इस परिभाषा को समझने के लिए भी हमको एग्रीमेंट पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, इन्फोर्स कैसे करा जाएगा वो हम समझेंगे सेक्शन नंबर 10 से। इसको अगर मैं अभी आपको थोड़ा बताऊं शॉर्टली, तो सेक्शन 10 हमको ये बोलता है कि कभी भी कोई एग्रीमेंट होगा तो कैसा होगा? फ्री कंसेंट के साथ में होना चाहिए। फ्री कंसेंट के साथ में होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह कोई दबाव नहीं होना चाहिए, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा एक रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, मैं अगर आपको कोई अंडू इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, प्रेशर डाल सकता हूँ कि आप ऐसा काम कर लो, आप विश्वास करोगे मेरे ऊपर, है ना? तो वो चीजें क्या में आ जाएंगी? अंडू इन्फ्लुएंस में आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको सेक्शन 10 में इन डिटेल देखने को मिलेंगी। ठीक, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट पे आते हैं, एग्रीमेंट क्या होगा? 2H में कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 2 क्लोज ई में एग्रीमेंट हमको दे रखा है। आपके पास बैरेक्ट है? अभी नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मैं अभी आज रीड कर देता हूं। 2E एग्रीमेंट क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस, पहली बात। दूसरी, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। तीसरी बात बोलता है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस
या फिर कोई प्रोमिसेस का सेट। जरूरी नहीं कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक प्रोमिस हो सकता है वो A B C 3 4 करे हो, उसका रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी यहाँ से 2 आ रहे हो, फिर एक्सेप्टेंस हो, है ना, तब जाके वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले। जनरली हम एक मान के चलते हैं कि एक प्रॉमिस हुआ, तो वो अगर प्रॉमिस कंसिडरेशन का फॉर्म ले रहा है, कंसिडरेशन का फॉर्म ले रहा है, अगेन सेम एग्जांपल पे जाएंगे, ए और बी वाले, घर बनवाना है, जरूरत है, बदले में 50 लाख रुपीस इनको चाहिए। कंसिडरेशन यहां पे जा रही है प्रॉपर काम कराने के बदले। ये जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं उसके बदले इनको वाजिब चीज मिल रही है, घर बन रहा है, तो ये फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर हो गया। इनका कंसिडरेशन ये हो गया, इनका कंसिडरेशन ये हो गया। तो बस ये इतनी सी बात याद रख लो कि हर एक प्रॉमिस जो कंसिडरेशन का रूप ले लेता है एंड में, एडुकेट कंसिडरेशन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में हमको देखने को मिलेगा आगे जाके। कंसिडरेशन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 रुपए की चीज आप 5,000 में करवा रहे हो। अगर इस तरह की कोई चीज पाई जाती है तो उसको एडुकेट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, है ना, उचित होना चाहिए। हाल फिलहाल के लिए हमारी डेफिनेशन हमको बोलती है एग्रीमेंट की, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, दैट्स ऑल। बस यहां तक बात। अब इसको और डिटेल में समझे अगर हम, तो हमको प्रॉमिस की परिभाषा भी समझनी पड़ेगी, देन कंसिडरेशन भी समझना पड़ेगा, जो इस पॉइंट पे हमारे लिए समझना सही नहीं है। जब हम डेफिनेशन पार्ट देखेंगे तो वो लाइन से पूरा सीक्वेंस वहां पे बताया गया है, उसको हम तब कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अब यहीं पे छोड़ते हैं। हमने मोटे मोटे रूप में कॉन्ट्रैक्ट समझा कि होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था जो बायलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें स्टेजेस होती हैं। महत्वपूर्ण स्टेजेस जो हैं वो आपकी होगी एक प्रपोजल की, उसके बाद में आपके आ जाएंगे डायरेक्टली नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का रूप लेगा आपका काउंटर प्रपोजल, एंड देन फाइनली आपकी आ जाएगी एक्सेप्टेंस। ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का यही स्टेजेस रहती हैं, यही प्रारूप रहता है। ये 4 5 चीजें उसमें होना जरूरी है। डेफिनेशन पार्ट में ये पूरा मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, मोटे मोटे रूप में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट वो समझेंगे। उसके साथ ही फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट आया कहां से, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना डेफिनेशन पार्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल होना जरूरी है, रिटर्न होना जरूरी है, या दोनों में से कुछ भी हो सकता है? रिटर्न में होना, देखिए सही है आपका, जहां जितने हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं वो रिटर्न ही होते हैं यूजुअली। प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट देख लें, लीज वाले देख लें, रेंट एग्रीमेंट्स देख लें, सारी चीजें रिटर्न होती हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये बोलता है कि वो ओरल हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल हो सकते हैं, और तब तक ओरल हो सकते हैं जब तक कि लॉ ये नहीं प्रोवाइड करता कि उनको रिटर्न में तब्दील होना चाहिए। ठीक है, बाय लॉ ये नहीं एक्सप्रेसली मेंशन है कि ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझें सेक्शन नंबर 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्या बात करता है, लीज की, है ना। लीज किस तरह से बनाई जाती है, लीज इज हाउ मेड। उसमें एक वर्ड है, अगर आप लाइन पढ़ें वो तो लीज फॉर ईयर टू ईयर, और रिजर्विंग ईयरली रेंट, है ना, ईयरली रेंट रिजर्व कर रहा है, या फिर 1 साल से ऊपर का लीज है, तो वह सब किस तरह से होना चाहिए, बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होना चाहिए। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अपने आप में रिटर्न हो गया। तो इसी तरह से जहां पे लॉ ने प्रोवाइड करा है कि वो रिटर्न होना चाहिए, वहां पे तो वो मैंडेटरी बन जाता है। अदरवाइज हम उसको ओरल भी रख सकते हैं और उसी तरीके से इन्फोर्स करवा सकते हैं जैसे रिटर्न इन्फोर्स होता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। दो वर्ड हमने यहां पे देखे ओवरव्यू में, ये भी समझना हमको जरूरी है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इन दोनों में एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस देखूं तो वो क्या हो सकता है? कोई भी पूछे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में माइन्यूट डिफरेंस क्या है या रिलेशन क्या है, तो सिंपल बात याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी आते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर
एग्रीमेंट्स, है ना। बट नथिंग इज ट्रू फॉर द रिवर्स। मतलब कि जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो क्या नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके पीछे का रीजन अगेन वही जो हमने सेक्शन 10 देखा था, कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी बदलेगा जब सेक्शन 10 की जो इसेंशियल्स हैं उसको पूरा करेगा, है ना, एलिमेंट्स को पूरा करेगा। जब तक वो नहीं होगा वो एग्रीमेंट ही कहला जाएगा, क्योंकि हम एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करा सकते। इन्फोर्स क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स तब होगा जब वो बाय लॉ यहां पे अपनी जो कंडीशन है वो फुलफिल करेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना हो आपको, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लें एक आध बार बीच में। अगर कुछ आवाज नहीं आ रही हो तो वो भी बता सकते हैं। चलिए बताइएगा अगर किसी भी तरह कोई डिफिकल्टी हो तो। अब आते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे इसके ऊपर। ये जितना भी मैं अभी बता रहा हूं, अब जो बताऊंगा वो तो बिल्कुल भी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी नहीं है। अभी तक जो था वो तो फिर भी अपन देख लेंगे, कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ये जानना इसलिए जरूरी क्योंकि चूंकि हम वकील हैं, कोई पूछे कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी, है ना, ओरिजिन क्या है, तो थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके देखें तो दो चीजें हमेशा हमें मिलती हैं, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। शुरुआत यहां से हुई, ये बाद में आए हिंदुस्तान में, है ना। इनके रूप में देखें तो हमारे पास सोर्सेस क्या हैं, मनुस्क्रिप्ट्स, मनुस्मृति जिसको बोलते हैं, वो हो जाएंगी। उसके बाद में कुछ धर्मशास्त्रास हो जाएंगे अपने। इनमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी गई है। फंडामेंटल्स जो हैं आपके, फंडामेंटल्स जो हैं वो बताए गए हैं। वहीं इन फंडामेंटल्स को जब ये हिंदू लॉ बना, अभी यहाँ पे जो बात मैंने बताई है हिंदू जूरिस्प्रूडेंस नाम दे रखा है इनको, हिंदू जूरिस्प्रूडेंस से हिंदू लॉ बना, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके, है ना। हिंदू लॉ में अगर आप देखो आप तो आपने पढ़ा होगा सक्सेशन के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में। ये भी क्या है, ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, ये भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये चीजें हमने यहां से देखी हुई। तो ये बोलना गलत होगा कि 1872 में जो अंग्रेज आए वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके आए हमारे बीच में। उसके पहले हम इस चीज को जानते नहीं थे, अनुबंध को जानते नहीं थे, अपने प्रोमिसेस को नहीं रखते थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। उसके पहले भी चीजें चल रही थी। बस ये था कि सिंगल रेगुलर सिस्टम कोई नहीं था हमारे पास में। सिंगल रेगुलर सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो ना तो एक कॉडिफाइड लॉ था जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारे पास में, ना ही हमारे पास में उस तरह से कोर्ट्स थे, और ना ही कोई एक ऐसी सोर्स था जिसको हमेशा रिलाय कर सकते हैं। जैसे आज की तारीख में कोई केस होता है तो प्रेसिडेंट्स दिए जाते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ऐसा बोला बोला था, उस हिसाब से इसको डिटरमाइन करें। ये जो सोर्सेस थे, कोई केस में उन्होंने यहां से कुछ ले लिया, कुछ केसेस में यहां से कुछ ले लिया। अब ए ने मान लो यहां से लिया, बी भी एक जज है या किंग है, उस समय किंग होते थे, उन्होंने यहां से लिया, तो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में बढ़ जाता है, डिटर्मिनेशन मुश्किल पड़ जाएगा, एडजुडिकेशन मुश्किल पड़ जाएगा। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, ये आने वाले समय में फेल हुआ। वहीं हम मुस्लिम लॉ की भी बात करें अगर, बाद में आया अराउंड 12th सेंचुरी के आसपास। यहां पे क्या हुआ, बाद में आया तो थोड़ा सा डेवलप्ड, मान लो इसको डेवलप्ड था ये। मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस से चीजें ली गई, यहाँ पे जैसे हिंदू जूरिस्प्रूडेंस से वहां पे ली गई। डेवलप्ड इन द सेंस में बोलूं तो कुछ इजेंशियल्स आपको साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कैसे इजेंशियल्स, जैसे वहां पे हमने देखा सक्सेशन वगैरह की चीजें, यहाँ पे साफ आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस में प्रपोजल का कंसेप्ट, एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपको साफ तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम आज भी मुस्लिम लॉ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का शादी, है ना। हिंदू लॉ में इसको सेक्रेड बोला गया है,
लेकिन मुस्लिम लॉ में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। अगेन फेलियर का जो रीजन था सेम, अलग अलग मतभेद थे, है ना, जजेस के या जो भी वहां पे उनके फतवा वगैरह आलमगिरी ये इशू होते थे, इनमें डिफरेंसेस होते थे, इसलिए इसको भी फिर फेल होना पड़ा। अब आते हैं हमारे 16th सेंचुरी के बाद में अंग्रेज। उन्होंने देखा कि भैया ये दोनों जो हैं ये इनके इनके हिसाब से गवर्न हो रहे हैं और कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं चल रही है, सिंगल सिस्टम होना जरूरी है। तो कुछ चार्टर्स वो लेके आए। सबसे पहला चार्टर जो लेके आए उसमें बोल दिया हिंदू हिंदू के हिसाब से गवर्न होगा और ये इनके हिसाब से गवर्न होंगे, जो भी इनके यूसेजेस कस्टम्स है उनके हिसाब से गवर्न होंगे। गवर्न करेगा कौन? एक इंग्लिश जज। कोई मुकदमा जाएगा तो सुनवाई ये करेगा, और इनके यूसेजेस और कस्टम्स को ध्यान में रखते हुए, इंडियन सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हुआ क्या, ये इनके सेंटिमेंट्स पढ़ नहीं पाए दोनों लोगों के, जाहिर सी बात है वो क्यों पढ़ पाएंगे। तो ये यहाँ पे फेल हो गया, इनडिस्क्रिमिनेटली उनके अगेंस्ट में चीजें हुई और फिर ये चार्टर फेल हो गया। इसको फिर सोल्व करने के लिए चार्टर ऑफ 1781 यहाँ पे लाया गया। उसमें सिंपल सी बात करी गई कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लॉ एंड यूसेज के हिसाब से आप गवर्न होंगे, मुस्लिम हैं तो इनके हिसाब से आप गवर्न होंगे, और सुनवाई भी उस हिसाब से ही चलेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे जो जज बैठेंगे इंग्लिश के साथ साथ आपके अपने जजेस भी कुछ बैठाने का वहां पे सहूलियत दे दी गई ताकि सेंटिमेंट्स को रीड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और उठा कि अगर एक पार्टी है हिंदू एक पार्टी है मुस्लिम तो ऐसे केस में क्या होगा। तो उसका उत्तर ये मिला वहां पे जाके कि जो भी डिफेंडेंट होगा उसके यूसेज एंड कस्टम्स यहाँ पे प्रिवेल करे जाएंगे, माने जाएंगे। चलो यहां तक भी हमने समझ लिया। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। वहां पे भी जो 1781 वाला था एक चीज की कमी महसूस करी गई। जैसे आज हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्यों करते हैं, अलग अलग पर्सनल लॉज है ना, उनको खत्म करने के लिए। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, दो दो कानून चल रहे हैं, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ, कैसे चलेगा। तो बस उसके बाद में फिर लॉ कमीशन गठित करा गया और यूनिफॉर्मिटी के फलस्वरूप थर्ड लॉ कमीशन ने 1872 के एक्ट को मंजूरी दे दी और तब से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे चल रहा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एग्जॉस्टिव इन नेचर है कि नहीं। अब डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं अपने प्रोविजन पार्ट की तरफ, ठीक है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव इन नेचर है कि नहीं। एग्जॉस्टिव इन नेचर मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित चीजें हैं या जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो कवर करता है कि नहीं करता है। आप एविडेंस भी पढ़ेंगे वहां पे भी यही क्वेश्चन आएगा, आईपीसी में भी यही आएगा, सब दूर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी यहां से आता है और आता है, आ चुका है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आए आंखें बंद करके यस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल थोड़ा समझाऊं, इसको नोट डाउन भी कर लेना आप, एग्जॉस्टिव इन नेचर करते जाना जो जो आपको याद रखनी है चीजें। एग्जॉस्टिव इन नेचर, लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रियम्बल की बात करता हूं, अब हमारा एक्ट चालू हो रहा है, ठीक है ना। प्रियम्बल बोलता है वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ। पहले हमें कानून पढ़ना कैसे, मैं आपको वो बता देता हूं। जब भी आप कोई भी लॉ उठाओ सबसे पहले उसमें आप लिखो इन्फोर्समेंट डेट इसकी क्या है। सबसे पहले पन्ने पे ये हमेशा लिख लेना, कोई भी कानून की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, इनेक्टमेंट डेट क्या है, देन नंबर ऑफ चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स के बाद में नंबर ऑफ सेक्शंस। ये चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी, इनमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जब आप इतना लिख लो, फिर सेकंड आपको क्या लिखना है, ये जो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपने लिखे हैं, यहाँ पे ऐसा लिखना है चैप्टर 1 का नाम क्या है, उसका जो टाइटल है, हेडिंग है, उसका नाम लिखो, उसके आगे सेक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 6 से 12 तक जा रहा है तो ये लिख के खत्म करो। एक ही पेज पे ये लिखना पूरा, और उसको बार बार देखना, याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पूरी ये चीजें लिखा जाएंगी आपकी। लास्ट आपका जो काम बनता है किसी भी एक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने का और याद करने का, वो बनता है कि जो इसका इंडेक्स है, बेर एक्ट जो है, बेर एक्ट में इंडेक्स दे रखा रहता है, ये वाला शुरुआत में जो रहता है, इसको बाय हार्ट कर लो। वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा चैप्टर वाइज, है ना, एक एक चैप्टर के हिसाब से करते जाओ, बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाओ, मैं यहाँ पे टेस्ट दूंगा, उससे आपको बहुत इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो ये चीजें रहती ध्यान में रखने की और किसी भी एक्ट को अच्छे से मजबूत करने की, इसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। फिर हमारी जो स्टेज आती है वो आती है एक्ट पढ़ने की। एक्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें दिखता है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो रहता है किसी भी एक्ट का क्या रहता है, आत्मा रहती है या उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो बताता है प्रियम्बल। ये क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट, जहां पे जरूरत महसूस होगी, टू डिफाइन एंड अमेंड क्या, सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपेडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आ जाते हैं अपनी पिछली वाली बात पे, जो मैं आपको बता रहा था एग्जॉस्टिव वाली बात। आंसर तो आपको मैंने बता दिया क्या लगाना है। जो एग्जॉस्टिव वाली बात थी वो आधी अधूरी है। आधी अधूरी इसलिए है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में आधा अधूरा है। कैसे है, पहले आपने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी उसका एक पार्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। इसी तरीके से कंपनीज एक्ट 1956, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है अपने आप में। लेकिन यहां पे सिर्फ इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताया गया है। मतलब ये कौन सा एस्पेक्ट छू रहे हैं, ये वाला एस्पेक्ट छू रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये वाला स्पेस एस्पेक्ट छू रहे हैं। इस वाले एस्पेक्ट में हमको क्या चीजें मिल रही हैं, एक तो जनरल प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना इसमें मिलेंगे, ना इसमें मिलेंगे, ना इसमें मिलेंगे, ना इसमें मिलेंगे, है ना, कहीं पे भी डिफाइन नहीं करा जाएगा, कुछ भी नहीं करा जाएगा। तो जनरल प्रिंसिपल्स के लिए ये एस्पेक्ट टच हुआ। उसके बाद में स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं जो किसी भी एक्ट में दूसरे में नहीं बताए गए हैं, जैसे कि बेलमेंट वाला, गारंटी, एजेंसी, है ना, ये चीजें भी यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसके वजह से इसको एग्जॉस्टिव माना गया है। और सर्टेन पार्ट मतलब इसको सिर्फ इससे रिलेट करा गया है, सर्टेन पार्ट है, एक पार्ट है उसका, फुल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ी ब्रांच है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बस इतना सा है उसमें। लेकिन अपने आप में ये एग्जॉस्टिव है, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं करता है। इसलिए कभी क्वेश्चन आए कि क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रांच जो है वो पूरे एग्जॉस्टिव है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ही, तो वो नहीं है। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, ये सिर्फ समझने वाली बात है। समझने वाली बात इसलिए क्योंकि हम प्रियम्बल देख रहे हैं, मुझे इसको भी आपको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पे सर्टेन पार्ट्स क्यों बताए गए हैं सिर्फ, है ना। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब आते हैं प्रिलिमिनरी पार्ट पे। सारे एक्ट्स का, सारे लॉ का सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये यूजुअली क्या बताता है, नेम ऑफ द स्टैट्यूट और कौन से ईयर में वो आया, मतलब उसकी इन्फोर्समेंट डेट भी यूजुअली ये बताता है। अगर हम यहां पे बात करें तो इसको बोला गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और क्या बोला गया है 1872। इन्फोर्समेंट डेट बताई गई है आपकी 1 सितंबर 1872। ठीक,
इन्फोर्समेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। इनेक्टमेंट डेट प्रियम्बल के आसपास यहाँ ऊपर कहीं लिखी रहती है, इसकी भी लिखी हुई है 25 अप्रैल 1872, है ना। क्वेश्चन यूजुअली 90% यहां से आता है, कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यहां से पूछ लेता है इनेक्टमेंट से। ठीक, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 2 पे। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, आजकल एमपीसीजे में जिस तरह से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कैसे पूछते हैं आपको। मान लीजिए कंसिडरेशन की वो पूछ लिया उन्होंने ऑब्जेक्टिव कि इन विच सेक्शन कंसिडरेशन इज डिफाइंड, आपके सामने ऑप्शन दे दिया 2B, 2D, 1D, 2 क्या लगाएंगे अपन। यहां पे आपको डी याद रह सकता है, आपने अगर अच्छे से तैयारी करी, इंडेक्स पढ़ा है तो आपको डी याद रह जाएगा, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे फिर इन तीनों में। तो कभी भी पढ़ो, है ना, सीपीसी में अलग चीजें दे रखी हैं, सीआरपीसी में अलग चीजें दे रखी हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हमको क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज डी। इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल रहती हैं आगे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोला गया है इसको, सेक्शन 2 को। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। एक चीज हम छोड़ गए इसमें, सेविंग वाला पार्ट और एक्सटेंट वाला पार्ट सेक्शन 1 में। इसका एक्सटेंशन बता सकते हैं कहां तक ये फैला हुआ है। हाँ, पूरे इंडिया में। और ये कब से हुआ है। नहीं नहीं, जब से एक्ट बना है तो वहां पे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। ये अभी 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया जिसमें जम्मू कश्मीर को सम्मिलित कर लिया भारत में, है ना, वो पूरा एक एक्ट है। उसमें आप पीछे जाके देखेंगे तो लिस्ट दे रखी सारे स्टेट्यूट्स की, उसमें इसका भी नाम है, सारे नाम है। जहां जहां पे एक्सक्लूजन वर्ड यूज करा गया है ना, उसको अब इंक्लूजन कर दिया गया है ना। तो एक काम ये और करिएगा कि या तो मैं आपको बता दूंगा इसकी जो एंट्री वहां पे है, कौन से नंबर की एंट्री में ये बताया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, ये पता लगाइए। और दूसरी चीज, ये 2019 वाला जो एक्ट है इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, ये भी आप देख के रख लीजिए। अभी हाथों हाथ देख लेंगे तो बेटर रहेगा, कभी क्वेश्चन आया तो यहां से भी हमारा एक नंबर पक्का हो जाएगा। एंट्री नंबर और इन्फोर्समेंट डेट 2019 के एक्ट की। चले आगे। हर एक्ट में एक ये सेविंग क्लॉज भी होता है जो कुछ चीजों को इससे बाहर रखता है। इसका सेविंग क्लॉज क्या बोलता है, नथिंग हियर इन कंटेंट शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टेट्यूट नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। जो भी प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जो किसी और एक्ट के हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस उनको अफेक्ट नहीं करेंगे अगर वो एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं करे गए हैं यहां पे तो, ठीक है ना। एक्सप्रेसली रिपील्ड नहीं कर गए मतलब सिमिलर है तो उनको चलने दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने जगह चलो, हम आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। अगर एक्सप्रेसली रिपीट करे गए हैं तो ये प्रिवेल करा जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसने क्या बोल दी कि कोई भी यूसेज या कस्टम अगर प्रिवेलिंग है या कोई इंसिडेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेलिंग है ना, आपके बैरेक्ट में ये लिखा हुआ है साफ साफ, ये है। और ये क्या है, नॉट इनकंसिस्टेंट है, नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो फिर उनको क्या माना जाएगा कि वो इफेक्ट में नहीं रहेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कंसिस्टेंट हैं कि ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है एक बात, ये भी सेम बात बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलने दो दोनों अपनी जगह, लेकिन अगर ये थोड़े भी एडवर्सरी बोलते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात ही मानी जाएगी।
है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अपना यूसेज का देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, शादी के बारे में, माइनर मैरिज के बारे में, वॉइड है। लेकिन कुछ जगहों पे आज भी चाइल्ड मैरिज होती है एज पर देयर यूसेज एंड कस्टम्स। तो वो अलग चीज बोल रहे हैं, ये अलग चीज बोल रहा है, लेकिन प्रिवेल क्या करेगा फिर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, ये सेविंग्स बताई गई। चलिए सबसे पहले में आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज की हेडिंग। In this act, the following words and expressions are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. ये बताया गया है कि डेफिनेशन क्लॉज में जो भी चीजें बताई गई हैं वो जैसी बोली जा रही है वैसा ही उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा, जब तक कि कुछ अलग कॉन्ट्ररी कहीं पे नहीं दिया गया हो। अगर दे रखा है तो फिर उसको उसके लाइमलाइट में रीड करा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं, पहले आप ऐसे नोट डाउन कर लो इसको। 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन दे रखी है। 2B में एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस, 2B में एक्सेप्टेंस प्लस प्रॉमिस। 2C में आपका आ जाएगा प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर प्रोमिसी। 2D में आ जाएगा कंसिडरेशन। 2E में हमने देखा था एग्रीमेंट। 2F में रेसिप्रोकल, हाँ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। 2G में वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। 2H में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करा गया है। 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2J में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये समझिएगा, इन तीनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। 2G, 2I और 2J ये बोलता है आपके वॉइड एग्रीमेंट की बात करता है, स्पष्ट है। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, वॉइडेबल है और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कभी भी। सबसे पहला आप चालू करते हैं हमारा सेक्शन 2A जो बात करता है प्रपोजल की। प्रपोजल क्या बोलता है, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। किस तरह से प्रपोजल होगा, इसको आप जब भी पढ़ें, सेल्फ स्टडी भी करें, कोशिश करिएगा कि पॉइंट वाइज बना लें हर एक हाँ इसको डेफिनेशन को। तो when one person signifies, क्या करता है signifies to another, तीसरे में क्या करेगा his willingness, काय की to do और to abstain from doing anything, और उद्देश्य क्या होगा उसका, उद्देश्य क्या होगा, with a view to obtaining the assent, obtaining
द असेंट ऑफ डेट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या करा, प्रपोजल में एक पर्सन गया और उसने अपनी क्या करा, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर, अपनी इच्छा जाहिर करी कि भैया मेरा नाम ए है और मैं आया हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए फर्नीचर का ये काम कर दें घर के। इच्छा जाहिर हो गई, ठीक है, टू अनदर, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई। विलिंगनेस भी हो गई और मैं चाहता हूं कि आप करें। विलिंगनेस कैसे जाहिर होगी, रेडी एंड विलिंग, यहाँ पे एक वर्ड यूज करा गया है ना। मतलब जब वो ऐसा कुछ साबित कर दे उसको, या सामने वाला ये पढ़ पाए, उसका मन पढ़ पाए कि हाँ भैया इसके पास पैसा है और ये वाकई में रेडी है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के चले जाए और बोल दे कि भैया फर्नीचर का काम कर दो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज भी कोई चीज होती है, तो ये नॉर्मल सी चीजें है ना। तो विलिंगनेस यहाँ से दिखाई जाती है, या फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उसकी जो भाषा है वो देखी जाती है कि वो कितनी ज्यादा उग्र रूप से बात कर रहा है कि हाँ भैया मुझे तो करवाना ही है, आप कब आ जाओगे, क्या करोगे, ये तो विलिंगनेस साबित होती है इससे। हिज विलिंगनेस टू डू, काम करना है फर्नीचर का, और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, या फिर कुछ काम है जो नहीं करना है। अब मान लो बी उसके घर के पास में रहता है और उसका कोई ऐसा काम चल रहा है कि दोनों की दीवार सेम है और इसके ऊपर ज्यादा मरम्मत का काम कुछ ऐसा चल रहा है कि इनके घर के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि मैं चाहता हूं कि अब आप ये काम बंद कर दें, मुझे परेशानी हो रही है। ठीक, तो इसने डूइंग वाली भी यहाँ पे बता दी और अब्सटेन वाली भी यहाँ पे बता दी, विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। और अल्टीमेट गोल क्या है उसका, कि भैया अगर मैं फर्नीचर की बात बोल रहा हूं बनाने की, तो आप इसमें क्या बोले, यस, और अगर मैं ये बोल रहा हूं तो आप क्या बोले, नो। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स वाली बात हो गई कि मैं ये चाहता हूं, आप भी ऐसा ही बोल दें, तो ये आपका बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अगर यस हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो सब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं प्रपोजल की, तो प्रपोजल को बस समझते हैं। सिग्निफाई कर दिया दूसरे व्यक्ति को, विलिंगनेस उसने दिखा दी कि हाँ भैया मैं चाहता हूं ऐसा हो या ऐसा ना हो, और उद्देश्य क्या है कि सामने वाला भी सेम पेज पे आ जाए। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी प्रपोजल के अंडर में। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्रपोजल में। प्रपोजल से लगी हुई दूसरी डेफिनेशन आपकी आ जाएगी एक्सेप्टेंस वाली, एक्सेप्टेंस की। और एक्सेप्टेंस कब प्रॉमिस में तब्दील होता है, ये दोनों चीजें आपको 2B में बताई गई हैं। When the person to whom the proposal is made, जो भी इंसान है उसको प्रपोजल दिया गया है, पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, क्या करता है, अब ये क्या कर रहा है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, है ना, सिग्निफाई करता है अपनी असेंट। लास्ट में हमने देखा था विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, वहां पे खत्म हो गई थी बात, उद्देश्य था। यहां पे इसने क्या कर दिया है, दूसरी पार्टी ने सिग्निफाई कर दी अपनी असेंट को इस आदमी को जिसने प्रपोज करा था। ठीक, signifies his assent thereto, he is said to make a, the proposal is said to be accepted, प्रपोजल एक्सेप्टेड हो चुका है यहाँ पे। और जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, ये पूरा ट्रांजैक्शन आपका क्या कहलाएगा, प्रॉमिस। ठीक, प्रपोजल से एक्सेप्टेंस पे गए, ये राइट हो गया, पूर्ण हो गया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। इसको फिर एक बार पढ़ लेते हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, है ना, बी ने सिग्निफाई कर दिया ए को असेंट कि हाँ मैं आपका फर्नीचर बनाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, अब वो बाइंडिंग हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब इसको और आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सबसे अच्छी चीज यही है कि ये सारी डेफिनेशन एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, सीक्वेंस अच्छा है इसका। अब प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की बात यहाँ पे करी गई है। प्रोमिस तक हम पहुंच गए, प्रोमिसर कौन होगा और प्रोमिसी कौन होगा।
द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। जिसने प्रपोजल दिया है वो प्रोमिसर है हमेशा, ठीक है। और जिसने एक्सेप्टेंस दी है वो प्रोमिसी हो जाएगा। पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी। सिंपल। ये सबसे अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो बहुत अच्छा डिस्कशन मांगती है वो है कंसिडरेशन की। पूरा एक लेक्चर इसी में चले जाता है कंसिडरेशन के इसमें। 2D, when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing, at the desire of promiser। हमने देखा था 2A में कि वो बोल रहा है कि भैया ये दीवार पे काम मत करवाओ, वही वाली बात यहां पे समझ लो। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया है ना, तो प्रोमिसी बन गया वो। प्रोमिसी या फिर एनी अदर पर्सन भी यहां पे बताया गया है। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन क्या करता है, हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग, इधर डन और abstained फ्रॉम डूइंग, और डज और abstains फ्रॉम डूइंग, और promises टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये वर्ड ध्यान रखिएगा यहां पे, समथिंग वर्ड। 2A में एक वर्ड था वो था एनीथिंग। 2A में वर्ड था एनीथिंग, लिख लो इसको। 2D में है समथिंग। इनके सिग्निफिकेंस हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे दूसरे सेक्शंस, क्लियर होते जाएगा कि इनका क्या मतलब है, क्यों महत्व रखते हैं, है ना। समथिंग सच एक्ट और अब्स्टिनेंस, जो भी यहाँ पे एक्ट की बात करी गई है कि ये कुछ काम करना है, या फिर रोकने की बात करी गई है कि अब काम ये नहीं करना है, रुकना है, ये क्या हो जाएंगे, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की जो इच्छा हुई थी उसकी डिजायर पे प्रोमिसी ने या फिर किसी और पर्सन ने कोई काम करा, हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, और डज और abstains फ्रॉम डूइंग। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों चीज दे रखी, हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, और डज और abstain फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू। ये भी याद रखिएगा, प्रोमिसेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग कि ठीक है आपने जैसा बोला मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं करूंगा। तीनों चीजें, इसको बाय हार्ट करिएगा इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से। तो फॉर समथिंग, ये जो समथिंग है यही अपने आप में कंसिडरेशन है, करेगा एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो बदले में जो जाएगा आपका जो बार्टर सिस्टम वहां पे बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। फर्नीचर बनाएंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल बनाएंगे। ये दीवार का जो काम चल रहा है मत बनाइए, ठीक है, इसको हम किसी और तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, ये भी एक कंसिडरेशन हो गया अपने आप में। ठीक है भैया इस तरह से नहीं प्रोसीड करते हुए इस तरह से चल लेंगे, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, कंसिडरेशन कहलाएंगी, ठीक है। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। कंसिडरेशन का पूरा एक चैप्टर ही है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि कंसिडरेशन किस तरह से होनी चाहिए, एडुकेट मानेंगे कब मानेंगे, किस तरह से मानेंगे उसको। अभी आगे आते हैं ई में, एग्रीमेंट पे। हमने डेफिनेशन इसकी देख ली थी, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये हमने उस समय क्लियर कर लिया था। आगे आते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस, एफ में, promises which form the consideration or part of consideration for each other। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होंगे, क्या समझते हैं इनसे हम, अगर नॉर्मली भी बात करें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, दूसरी पार्टी ने भी कुछ दिया आपको, प्रॉमिस करा, वो रेसिप्रोकल प्रोमिस हो जाएगा, है ना। अंडरस्टूड सी बात है, इसने इससे करा इसने इससे करा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो जाएगा। डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इनका कंसिडरेशन इनके पास गया, इनका कंसिडरेशन इनके पास में गया, ठीक है, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। सिंपल डेफिनेशन। वॉइड एग्रीमेंट की क्या है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। एग्रीमेंट है नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल नहीं हो सकता कानून के द्वारा वो क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। तीन चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, वॉइड,
वॉइडेबल वॉइड एब इनिशियो। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो इन चीजों से हमारा पाला पड़ता है, सबको देखेंगे समझेंगे आगे। आगे 2H में एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ना, तो यहाँ पे नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या हो जाएगा आपका, वॉइड एग्रीमेंट। अब जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा इसको इस तरह से याद रखिएगा, यहाँ पे नो लिख देना, नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब वॉइड एग्रीमेंट, नो हटा देना तो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या हो गया, अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस तरह से कुछ ट्रिक निकाल के अपने को इनको याद रखना है, क्योंकि 12-15 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे नहीं याद रख सकते अपन। आगे आएंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होगा, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto। अब आ जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे, ये जरूरी है थोड़ा। क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, क्यों बोल रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट अपने आप में क्या हो गया, लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो गया। एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज। वॉइडेबल इतना आपको पता होगा क्या होता है, दो पार्टी रहती हैं ए और बी, उनमें से कोई भी एक पार्टी के द्वारा अगर किसी तरह कोई डिफॉल्ट होता है ना, तो दूसरी पार्टी के पास में ये अधिकार रहता है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दे, समाप्त कर दे, है ना, कि नहीं मेरे को अब आगे प्रोसीड नहीं करना है, या फिर उसको रेटिफाई कर दे, RATIFY, रेटिफाई, रेटिफाई कर दे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा था चलने दो, बस ये मेरा काम अब पूरा कर देना। तो दो तरीके से इसका डिस्चार्ज होता है ना। तो जब यहाँ पे ये मना कर देता है तो इसको वॉइडेबल माना जाता है। तो एक के ऑप्शन पे जब चीज आ जाती है, किसी के पास में अधिकार आ जाते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे साथ गलत तो हुआ है, अब तुम बताओ क्या करना चाहते हो, और वो बोल देता है नहीं मैं अब समाप्त करना चाहता हूँ, तो ये वॉइडेबल हो जाता है। वही बात यहाँ पे करी गई, एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ना, एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, किसी भी पार्टी के ऑप्शन पे एक पार्टी के पास में अधिकार है कि नहीं अब मेरे को खत्म करना है, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, आगे लास्ट देख लेते हैं 2J वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होगा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल। 2J कॉन्ट्रैक्ट becomes void, contract which ceases to be enforceable, ceases to be enforceable। कॉन्ट्रैक्ट तो था, सारी कंडीशन सेक्शन 10 की एग्रीमेंट ने फुलफिल कर ली थी, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का रूप उसने ले लिया था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जो उसको अब इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिएबल, और जब आप जिस क्षण वो सर्कमस्टेंसेस ऐसी बनती है कि अब इसका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, तो उस क्षण से ये क्या हो जाता है, आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाला। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 56 में, इसमें क्या होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है ना, दूसरी भाषा में इसको इसको हटाओ, ऐसे ही समझो, ए ने बी से प्रॉमिस करा कि मैं अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की से करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज वगैरह भी सब सही थी, सारी चीजें थी। अब जिस दिन शादी होनी थी या जिस दिन शादी नहीं होनी थी, उसको वो एक अलग केस हो जाएगा। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस दिन ये प्रोमिसेस बने, उसको ये नहीं मालूम था कि ये बात करने से थोड़ी देर पहले ही उसका लड़का खत्म हो गया है। जब वो आया तब उसको पता पड़ा कि ऐसी कोई दुर्घटना घटित हो गई है। अब क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को वो एनफोर्स कर सकता है, यहाँ पे वो मेजर भी थे, सारी चीजें भी थी, है ना, माइनर मैरिज की भी बात नहीं थी, सारी चीजें कंडीशंस फुलफिल थी, लेकिन फिर ये कोई काम हो सकता है क्या, नहीं। इसी तरीके से मान लो कि कोई टेंडर हुआ या कोई फर्नीचर का काम दे के आए, इन्होंने इनको बोला उन्होंने उनको बोला, घर आए देखा कि भैया घर ही टूट गया, डिमोलिश हो गया, बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई,
किस चीज का फर्नीचर, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि अब इसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकते आप किसी भी तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन नहीं कर सकते, तो ये वॉइड हो जाता है अपने आप में। ठीक।